हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम लेके आए आपके सामने, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है पहले, जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने आयरन के बारे में, क्या आयरन होता है, हीम क्या होता है, हीम कैसे बनता है ना, आयरन को कौन कौन सी फॉर्म में हम लेते हैं, कैसे हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या सारी की सारी बातें हमने पढ़ ली है पिछले लेक्चर के अंदर, कि हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन होता है, आयरन, है ना, फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि आयरन होता क्या है, आयरन के सोर्स क्या क्या है, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, आयरन का लॉस होता है बॉडी से, लॉस फ्रॉम बॉडी, बॉडी से लॉस कैसे कैसे होता है। इसके अलावा हमने कहा कि हीम क्या होता है, और ये हीम जो है फॉर्म कैसे होता है, यानी कि कैसे ये बनता है। ब्लड सर्कुलेशन में आयरन कैसे पहुंचता है, हाउ टू रीच आयरन इन ब्लड सर्कुलेशन, आयरन ब्लड सर्कुलेशन में कैसे पहुंचता है, और आयरन का स्टोरेज कैसे होता है, आयरन स्टोरेज कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ इसका स्टोरेज होता है। ये सारी की सारी बातें हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और हमारा सेकंड लेक्चर रहता है, और सेकंड लेक्चर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम पढ़ेंगे कारण क्या क्या है, कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ तो होने के बाद साइन सिम्टम क्या क्या होंगे, उसके बाद आप पता कैसे लगाएंगे, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे किसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो हर नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके से, सभी की सभी नर्सिंग से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चलते हैं हम वीडियो के ऊपर, और अब हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण क्या क्या होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। कोज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्या क्या कारण रहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि हमने क्या है, आयरन कम मात्रा में ले रहे हैं, आयरन का इंटेक ही कम किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आपने बता देना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन होता है, आपका डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन। और आयरन की कमी जो है किस किस में ज़्यादा कम देखने मिलेगा आपको। तो जो इन्फेंट होते हैं, बच्चा क्या करता है, मदर की ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो बच्चा क्या करता है, ब्रेस्ट फीड लेता है, यानी कि मिल्क पे होता है, और मिल्क जो है वो पुअर सोर्स है आयरन का। क्या है, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन। मिल्क क्या है, आयरन का पुअर सोर्स है, तो उससे क्या है, इन्फेंट के अंदर आयरन का इंटेक कम होता है। इसके अलावा बच्चे, चिल्ड्रंस के अंदर भी जो डाइट का पैटर्न है वो जो है फिक्स नहीं है। इसके अलावा जो पुअर पीपल है, पुअर पीपल्स जिनके पास में जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं, तो उनके पास जो है वो खाने का भी पूरा पता नहीं होता है कि भरपेट खाना मिलेगा कि नहीं, तो उसमें आयरन रिच डाइट होना और ना होना, ये तो बात ही जो है बात की रहती है। और एल्डर पीपल, तो एल्डर पीपल में जो है ऑप्शन और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है, अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से उनमें आयरन का जो है इनटेक क्या हो पाता है, कम हो पाता है, क्योंकि जितना उनको नीड हो उतनी मात्रा में ले नहीं पाते हैं। और हमने कहा कि जितना हम आयरन लेते हैं, अगर आप एनिमल प्रोडक्ट से ले रहे हैं तो उस एनिमल प्रोडक्ट का 10 से 20% आयरन एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर आप प्लांट प्रोडक्ट से ले रहे हैं तो 1 to 2%, है ना। तो एब्जॉर्प्शन रेट रहती है, तो वो पर्सन इतना ले ही नहीं पाता कि उसकी सफिशियंट नीड जो वो पूरी हो जाए आयरन की। दूसरा है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन ही कम हो रखा है, कि बॉडी में आयरन क्या नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और एब्जॉर्ब कौन कौन सी कंडीशन में नहीं होगा, तो अगर किसी को क्या हो गया, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, क्या हो गया, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम,
माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। क्या होता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम? तो एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है वो जो न्यूट्रिएंट है उनको अच्छे से क्या नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। या किसी पर्सन का क्या हो गया है, गैस्ट्रैक्टमी हो रखा है, और अगर गैस्ट्रैक्टमी हो रखा है तो क्या था, गैस्ट्रैक्टमी क्या है, तो गैस्ट्रैक्टमी रिमूवल ऑफ स्टमक, क्या, रिमूवल ऑफ स्टमक। और जब अगर स्टमक को रिमूव कर दिया गया है तो स्टमक का काम क्या था, प्रिपेयर आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन, क्या, प्रिपेयर आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए जो तैयार कर रहा था वो कौन था, वो आपका स्टमक था। और हमने कहा स्टमक तो हमने निकाल दिया है, और जब आपने स्टमक निकाल दिया तो उस कंडीशन में क्या, तो वहाँ आयरन तैयार ही नहीं होगा, और तैयार नहीं होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया है। या क्या है, आप फूड प्रोडक्ट कैसे ले रहे हैं, आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को दबा देता है। और ऐसे खाने कौन कौन से हैं, तो कुछ ऐसे फूड के पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं और कुछ कम करने का काम करते हैं। जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं उसको हमने बोला पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाले सब्सटेंस, और जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं उसको हमने बोला नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले सब्सटेंस। तो हमारे पास दो तरीके के फूड प्रोडक्ट होते हैं, एक जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देते हैं, यानी कि बेनिफिशियल होते हैं, है ना, और दूसरा वो जो एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं यानी कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं, यानी कि गलत प्रभाव डालते हैं। अब बात करें कि ऐसे कौन कौन से फूड के प्रोडक्ट है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे आपकी बॉडी में क्या है, आप आयरन ले रहे हैं तो आयरन के साथ अगर आपने एस्कॉर्बिक एसिड लिया है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, क्या, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा। या आप सिट्रेट ले रहे हैं, या आप सिट्रिक एसिड ले रहे हैं, है ना, इसके अलावा आप एमाइनो एसिड ले रहे हैं, एमाइनो एसिड, और इसके अलावा अगर आप ग्लूकोज यानी कि शुगर के साथ ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो फूड प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करेंगे, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट जिसको ओरल आयरन थेरेपी जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है ना, एक फेमस क्वेश्चन रहता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको ओरल आयरन थेरेपी दी जा रही है, क्या दी जा रही है, ओरल आयरन थेरेपी, है ना। यह आपको बोला जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में आई है और उसको क्या है, आयरन थेरेपी चल रहा है, आयरन थेरेपी चल रहा है। आयरन कैसे देना है उसको, ओरल देना है, क्या, ओरल आयरन थेरेपी चल रही है, और नर्स जो है उसको क्या कर रही है, टीच कर रही है, नर्स उसको समझा रही है। तो क्या एडवाइस जो है वो आप उसको देंगे, विच इंस्ट्रक्शन यू गिव, कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो आप उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है कि अगर क्या करें, अगर किसी पर्सन के अंदर आयरन चल रहा है तो उस आयरन वाले पेशेंट को, अगर वो आयरन ले रहा है तो उसमें हम क्या करें, जो विटामिन सी रिच फूड होता है, क्या दें, विटामिन सी रिच फूड जो है उसको दिया जाए, है ना, विटामिन सी रिच फूड। विटामिन सी रिच फूड देने से क्या होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि विटामिन सी वाले जो फूड है ये क्या करते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देते हैं यानी कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो उसको विटामिन सी रिच फूड देना। अगर आपके पास विटामिन सी रिच फूड नहीं होता है ना, विटामिन सी रिच फूड के लिए आपको दिया हो सकता है लेमन वाटर है, लेमन वाटर दिया हो सकता है, इसकी जगह पे ऑरेंज जूस दिया हो सकता है, सिट्रिक एसिड दिया होगा, जूस या सिट्रिक एसिड वाटर, सिट्रेट दे रखा हो सकता है ना, इस तरीके से आपको दिए होंगे। या आपको दिया होगा प्लेन वाटर, प्लेन वाटर, है ना। तो ये प्रेफरेंस किसको दें, विटामिन सी को। विटामिन सी रिच फूड नहीं है, यानी कि इनमें से कोई अगर हमारे पास लेमन वाटर, ऑरेंज जूस, सिट्रिक एसिड जूस, सिट्रेट, इनमें से ऑप्शन नहीं है तो हम बोले प्लेन वाटर। और अगर हमारे पास प्लेन वाटर नहीं है तो हम बोलते हैं कि किसके साथ में है, वाटर के साथ में, है ना, किसके साथ दे दें, शुगर वाटर, ऐसा पानी जिसमें चीनी मिलाई हुई हो उसके साथ दे दिया जाए, है ना। इसके अलावा इनके अलावा ऑप्शन में काफ़ी बार दिया होता है मिल्क, या मिल्क प्रोडक्ट के साथ में नहीं देना होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनके साथ में आयरन को अवॉइड करना होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ में अवॉइड करना होता है, अवॉइड विद आयरन थेरेपी। जो आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनको आयरन थेरेपी के साथ में क्या है, अवॉइड करना होता है विद आयरन थेरेपी। क्यों, क्योंकि अगर आपने मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट दिया
तो क्या करेगा, जो आपका आयरन है ये आयरन क्या कर देगा, पर डिले कर देगा, किसको, डिले एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन जब डिले होगा तो वो लंबे समय तक क्या रहेगा, स्टमक में पड़ा रहेगा। और आयरन का साइड इफेक्ट रहता है कि जो भी पर्सन इसको ले रहा होता है उसको क्या होता है, सीवियर वाला नोजिया वॉमिटिंग होता है। क्या होता है, सीवियर वाला नोजिया वॉमिटिंग होता है ना। जब भी आयरन दिया जाता है तो आयरन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बात रहती है, ऐसा ही एम्प्टी स्टमक देना होता है। कैसे देना होता है, एम्प्टी स्टमक देना होता है। और हमने कहा कि आप इसको एम्प्टी स्टमक देते हैं तो ये जो नोजिया वॉमिटिंग नॉर्मली आयरन का साइड इफेक्ट है कि ये नोजिया वॉमिटिंग करता है। और जब एम्प्टी स्टमक देंगे तो ये और ज़्यादा होगा। तो काफ़ी पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा वर्सन होता है, करने वाला नहीं होता है। तो फिर आप इसको क्या दे सकते हैं, इन बिटवीन मील दिया जा सकता है। पर बेस्ट ऑप्शन तो होता है कि हमें क्या देना चाहिए, खाली पेट ही देना चाहिए। पर अगर पेशेंट नोजिया वॉमिटिंग को टॉलरेट ही नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में आप कैसे दे दें, तो उस कंडीशन में आप इन बिटवीन मील दे दें, है ना। तो जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ कभी नहीं देना होता है, एसिडिक कंटेंट के साथ इसको प्रोवाइड कराना होता है। तो हमने कहा कि कुछ प्रोडक्ट जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देते हैं, उसमें हमने कौन कौन से सब्सटेंस बताए। हमने कहा कि वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाले एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड है, एमाइनो एसिड है ना, या ग्लूकोज है। इसके अलावा दूसरे सब्सटेंस हमारे पास क्या थे, तो दूसरे सब्सटेंस वो थे जो क्या दे रहे थे, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। और नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या, कि अगर आप वीट के साथ में दे रहे हैं, यानी कि फाइटेट ये है क्या है, सब्सटेंस है जो उसकी इसमें होता है, वीट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप चाय के साथ दे रहे हैं, इसके साथ आप फ्रूट के साथ दे रहे हैं, कार्बोनेट के साथ दे रहे हैं, ऑक्जेलेट यानी कि टोमेटो है ना, फ्रूट्स के साथ दे रहे हैं जिसमें फॉस्फेट है, टी के साथ दे रहे हैं जिसमें टैनेट है, वीट के साथ दे रहे हैं, गेहूं के साथ जिसमें फाइटेट है। अगर इन सब्सटेंस के साथ दे रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन जो है वो आयरन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और कम एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इन फूड को अवॉइड करना होता है ताकि एब्जॉर्प्शन क्या ना हो जाए, कम ना हो। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा कारण क्या है जिससे आयरन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में। तो पहले तो हमने कहा कि अगर हम लें ही कम, कि जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमें 500 mg की ज़रूरत थी और 500 mg की जगह हम उसको जो है 50 mg ले रहे हैं, तो जब हमें ज़रूरत थी उसकी तुलना में हम ले ही कम रहे थे, तो उसकी कमी ऑफकोर्स होगी। दूसरा जो है, लेता हम जो है ज़रूरत हमें 500 की थी, लिया तो हमने 500 ही था, सॉरी, लिया था हमने 500 ही था, पर उस 500 की जगह हमने क्या कर दिया, लिया हमें कितना 500 ही, पर उस 500 में से एब्जॉर्ब कितना हुआ, 250 ही हुआ। तो एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से कमी होगी। तीसरा क्या है कि हमें जरूर, हम ले तो कितना रहे हैं, हम डेली का 500 ले रहे हैं, पर हमें ज़रूरत कितनी हो गई है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें हमें जैसे मान लीजिएगा 750 mg आयरन का ज़रूरत है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब आयरन का डिमांड बढ़ गया हो तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और डिमांड कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ सकती है, तो अगर इन्फेंट है, बच्चा है, तो उसमें आयरन की डिमांड ज़्यादा रहती है, चिल्ड्रंस में ज़्यादा रहती है, प्री अडोलसेंट लेडी है उसमें ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी है और लैक्टेशन है, तो इन कंडीशंस में क्या रहता है, आयरन का नीड जो है कुछ ज़्यादा रहता है, क्योंकि आयरन का जो है वो लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, पर्सन में आयरन की डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है। इसके अलावा फोर्थ वन जो रहता है कि अगर क्या है, लॉस ज़्यादा होना शुरू हो गया है, कि इनटेक भी ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी ठीक है, जितना ज़रूरत था उतना मिल रहा है, पर अब क्या है कि अब जैसे हमने 500 की ज़रूरत थी, 500 की ज़रूरत थी, 500 मिले जा रहा है, पर इसमें से 300 जो है वो बाहर निकल जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कि लॉस बढ़ गया है आयरन का। और अगर लॉस बढ़ गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में आयरन की कमी होगी, और कमी होने की वजह से पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और लॉस होने का कारण कौन से हो सकते हैं, तो जैसे क्या है, किसी में क्या है, कोई गायनोकोलॉजिकल लॉस हो सकता है, फीमेल लेडी है, मेंस्ट्रुएशन एज, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, और रिप्रोडक्टिव एज में तो उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, और जब मेंस्ट्रुअल फ्लो आएगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में क्या हो गया, वहाँ से ब्लड का लॉस होगा, और ब्लड लॉस होगा तो आयरन लॉस, और जब आयरन लॉस होगा तो उस कंडीशन में वहाँ क्या हो जाएगा, उस लेडी में आयरन का लॉस होगा, है ना। इसके अलावा जो है जीआईटी लॉस देखने मिलता है। जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू क्या, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जिसको ग्लोबल कोज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से जाना जाता है, कौन, हुक वर्म, या इसी को हम बोलते हैं ड्यूडेनल एंकाइलोस्टोमा। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल एंकाइलोस्टोमा। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन पैरासाइट इन्फेक्शन दैट्स कॉज एनीमिया, की कौन सा पैरासाइटिक इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमनली जो एनीमिया को कॉज करता है, तो आपने बता देना है वो कौन होता है। तो वो कौन है आपका,
ड्यूडेनल एंकाइलोस्टोमा यानी कि हुकवर्म, जो कि ग्लोबल कॉज रहता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा किसी पर्सन में पेप्टिक अल्सर बने हुए हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बना हुआ है ना, पेप्टिक अल्सर बने हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बना है, कोई वैस्कुलर लीजन बना हुआ है, पर्सन को डाइवर्टिकुलाइटिस हो रखा है ना, या जो है जीआई सिस्टम का कार्सिनोमा हो रखा है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, पर्सन के अंदर जो है वो लॉस जो है वो क्या होता है, आयरन का ज़्यादा देखने मिलता है, या उसको क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आयरन का लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने कारण पढ़ रहे थे हम, और हमने 4 कारण पढ़े। हमने कहा कि इनटेक कम हो, डिमांड बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाए, और लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाए। ये हमने 4 तरीके के कारण पढ़े, और उसके अंदर हमने देखा कि किसको डिमांड ज़्यादा होती है, किसके अंदर लॉस ज़्यादा होगा, है ना, कौन कौन सी कंडीशन जो है जहाँ जो है इनटेक कम होता है, ऐसा हमने सारी की सारी बातें पढ़ी। इसके अलावा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन कौन होता है। आपको बोला जा सकता है कि आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज, तो आपने बताना है कि मोस्ट कॉमन जो सोर्स है रिचेस्ट वो कौन रहता है, आपका लीवर। और अगर लीवर में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप बोल देंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल। क्या बोल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती है वो जो है वो भी क्या रहती है, सेकंड मोस्ट कॉमन रिचेस्ट सोर्स है। अगर वेज प्रोडक्ट में बात करूँ, अगर आपको पूछ लिया जाए रिचेस्ट वेजिटेबल सोर्स ऑफ आयरन, तो आपने बता देना है क्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर आपको बोल दिया जाए कि रिचेस्ट वेजिटेबल, तो आपने बता देना है क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा जीएलएफ। और 2 नंबर पे आपका कौन आएगा, ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको रिचेस्ट नॉन वेज पूछा जाए आयरन का, तो आपने बताना है लीवर और मीट के नाम से आपने प्रोनाउंस कर देना है। अब बात आती है साइन एंड सिम्टम की, कि जब क्या हो जाएगा, पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने मिलेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। और सबसे बड़ी बात कि आपको पूछा जा सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कि मोस्ट कॉमन फीचर, या आपको बोलेगा इनिशियल साइन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, के सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सबसे पहला देखे जाने वाला साइन कौन सा होगा, फीचर्स कौन सा होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो आपने बताना है कौन होगा, पैलर होगा। कौन, पैलर। पैलर यानी कि पेलनेस भी आपको इसको बोल सकते हैं, पेलनेस, वाइटिश कलर का, है ना, वाइटिश वाइटिश कलर हो जाएगा। और पैलर को चेक कहाँ करेंगे, तो पैलर को चेक करने का जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन होती है, वो होती है नेल बेड। कौन होती है, नेल बेड। और अगर नेल बेड ऑप्शन में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कहाँ चेक करेंगे, कंजक्टाइवा वाले एरिया पे चेक किया जाएगा, नेल बेड और कंजक्टाइवा। इसके अलावा जो है सेकंड मोस्ट कॉमन जो है फीचर कौन सा होगा, तो वो होगा ग्लोसाइटिस। सेकंड मोस्ट कॉमन फीचर का ग्लोसाइटिस होगा। और ग्लोसाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, ग्लोसाइटिस। तो अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन फीचर या इनिशियल साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आपने फर्स्ट नंबर पे बताना है पैलर, और सेकंड नंबर पे बता देना है ग्लोसाइटिस, है ना। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम होंगे, तो इसके अलावा कोइलोनीचिया होता है। कोइलोनीचिया क्या होता है, तो कोइलोनीचिया जो नेल है वो स्पून हो जाते हैं। जैसे क्या है, ये कोई पर्सन ये नॉर्मली फिंगर है ना, ये क्या है, नॉर्मल फिंगर है, इस तरीके से। और जो क्या होगा, जो नेल है उस नेल का शेप बदल, तो नॉर्मल क्या है, नेल इस तरीके का है। और हमने कहा कि इसमें क्या हो जाता है, कोइलोनीचिया। कोइलोनीचिया क्या है, स्पून शेप का नेल। तो क्या हो जाएगा, जो नेल है उस नेल का नेल की शेप के अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, शेप के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। और चेंजेस कैसे, तो जो आपका नेल है वो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसमें चेंजेस आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्पून के जैसा आगे से जो है वो इसमें क्या हो जाएगी, थोड़ी डिम्पलिंग सी देखने मिलेगी। इसको हमने बोला कोइलोनीचिया, स्पून शेप नेल। पर्सन में क्या हो जाता है, चिलाइटिस होता है। क्या होता है, चिलाइटिस। और चिलाइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन ऑफ कॉर्नर ऑफ लिप्स। इसके पर्सन जब भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा, तो उसको क्या होता है, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। जब भी क्या करेगा, वो कोई मूवमेंट करेगा, तो उसको क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, है ना। तो डिस्निया एक्सर्शन क्या है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, व्हेन डू एनी एक्टिविटी।
जब भी वो क्या करे, कोई एक्टिविटी करे, तो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, और उसको हमने क्या बोला, डिसनिया और एक्जर्सन। इसके अलावा पर्सन में वीकनेस आ जाएगी, उसको फटीग होगा। इसके साथ साथ पर्सन का जो लीवर है, लीवर और स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन जो है इनका साइज जो वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसको हमने बोला हिपेटोस्प्लेनोमेगाली। इसके अलावा पर्सन में पैरास्थीसिया यानी कि उसको क्या होगा, टिंगलिंग और नमनेस वाली फीलिंग आएगी। पर्सन में पाल्पिटेशन होगी, पाल्पिटेशन का मतलब है खुद की हार्ट रेट खुद को सुनाई देना, फील सेल्फ हार्ट बीट, खुद की हार्ट बीट जो खुद को क्या हो सुनाई दे, उसको बोलते हैं हम पाल्पिटेशन। टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट का बढ़ जाना, कितने से ज़्यादा, तो नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो क्या रहती है, तो एक एवरेज वैल्यू की बात करूं तो 72 बीट पर रेंज में बात करूं तो 60 टू 100, और अगर क्या हो जाए मोर देन 100 हो जाए तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा वहाँ क्या हो गया, टैकीकार्डिया हो गया। अगर लेस देन 60 होती तो मैं बोल देता ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा मरमर साउंड आता है, कौन सा साउंड आता है, मरमर साउंड आता है, और मरमर साउंड आने का कारण होता है हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन। क्या, हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन। और ये हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होता क्या है, तो हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाएगी, ब्लड की विस्कोसिटी है तो क्या हो जाएगी, कम, और वेलोसिटी जो हो जाएगी ज़्यादा। विस्कोसिटी का मतलब उसका गाढ़ापन, उसकी कंसंट्रेशन, तो ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और विस्कोसिटी यानी कि उसका फ्लो रेट, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि उसकी फ्लो वेलोसिटी यानी कि उसके चलने का जो वेग है, फ्लो रेट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फ्लो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो खून जो है वो पतले टाइप का हो जाएगा और जल्दी जल्दी दौड़ने लगेगा, और जो जल्दी जल्दी दौड़ने लगा और पतला पतला खून है तो उसको हमने बोल दिया क्या, कि हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन बन गया। और हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन जो है होने की वजह से वहाँ कौन सा साउंड आएगा, मरमर साउंड आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी फास्ट काम करने लगेगा, है ना, हार्ट फास्ट हो जाएगा, और विस्क होने की वजह से आरबीसी यहाँ क्या है, कम है। इसके पर्सन को क्या होता है, हेडक होता है, टिनाइटिस होता है, वर्टाइगो होते हैं, ये सारे के सारे सिम्टम देखने मिलते हैं, है ना। पर्सन में क्या होता है, हेडक होता है, हेडक होता है ना, किसकी वजह से, डिक्रीज आरबीसी काउंट, आरबीसी के काउंट कम रहने की वजह से पर्सन में क्या रहता है, हाइपोक्सिया रहता है, और हाइपोक्सिया रहने की वजह से ब्रेन को इतने अच्छे से ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाता है, और उसकी वजह से ब्रेन जो है सारा दिन पर्सन को क्या रहता है, हेडक रहता है। टिनाइटिस, टिनाइटिस का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, पर्सन को कानों में घंटियां बजती रहती है, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, ईयर के अंदर रिंगिंग सेंसेशन का होना, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, पर्सन के कानों में घंटियां बजती रहती है, जिसको हम बोलते हैं टिनाइटस। इसके अलावा वर्टाइगो, उसको चक्कर आते रहते हैं। एलोपेसिया, पर्सन के हेयर का लॉस हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको क्या देखने मिलेगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने मिलता है। क्या देखने मिलेगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, या इसी को हम बोलते हैं चिलाइटिस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका, लिप्स का और कॉर्नर ऑफ माउथ का। टंग जो है वो स्मूथ हो जाएगी, टंग के ऊपर जो जो पैपिलाई बने हुए थे वो क्या हो जाएंगे, वो जो है कोटेड हो जाएंगे। एक तरीके से हमें ऐसे लगेगा कि जहाँ यहाँ पैपिलाई जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, और टंग जो क्या हो जाएगी, स्मूथ टंग हो जाएगी, जबकि नॉर्मली टंग जो स्मूथ नहीं होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मूथ टंग हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात रहती है। इसके साथ साथ एटोपिक ग्लोसाइटिस देखने मिलेगा। एटोपिक ग्लोसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, टंग का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट साइन है ईसोफेजियल वेब मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ईसोफेजियल वेब, ईसोफेजियल वेब देखने को मिलेगा। क्या होता है ईसोफेजियल वेब, तो ईसोफेजियल वेब जिसकी में क्या होता है कि जो ईसोफेगस है वहां से जैसे हम क्या करते हैं, कोई सॉलिड पार्ट को इंजेस्ट करते हैं तो पर्सन को क्या होता है, पेन होता है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल वेब, है ना। तो यानी कि पर्सन में क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, क्या, डिफी इन स्वेलोविंग, पर्सन को कोई भी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम होगी। हार्ड चीज़ जो है स्पेशली पर्सन सॉलिड फूड जो इंजेस्ट नहीं कर पाता है, लिक्विड तो नॉर्मली पर्सन ले सकता है। और इसके साथ साथ जो है एक ट्राइड बनता है, इंपॉर्टेंट ट्राइड रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट बात रहती है बहुत ज़्यादा,
आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम कहाँ देखने को मिलता है? प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम क्या है? प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम तो ये एक ट्राइड है। क्या है? एक ट्राइड है, और ट्राइड का मतलब होता है उसमें तीन चीजें होंगी। क्या होंगी? ट्राइड का मतलब होता है तीन चीजें, यानी कि ये ग्रुप ऑफ सिम्टम है जिसके अंदर क्या होता है, तो जिसमें होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो मतलब छोटा, साइटिक मतलब सेल, तो सेल क्या होती है? छोटी सेल होती है। हाइपो मतलब लेस, और क्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन यानी कि पिगमेंटेशन, और एनीमिया यानी कि डिक्रीज आरबीसी काउंट इन ब्लड रिजल्टिंग O2 कैरिंग डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी, कि ब्लड के अंदर आरबीसी के नंबर कम होने की वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। तो पर्सन में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुआ, एटोपिक ग्लोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टंग हो गया, और ईसोफेजिया हो गया। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट साइन है। तीनों के तीनों आपसे पूछा जा सकता है प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम क्या होता है, कहाँ देखने को मिलता है, तो आपने बताना है प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम इज सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। तीन चीजें होती है इसमें, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ग्लोसाइटिस होता है, इसोफेजियल वेब होता है। तो तीन बातें यहाँ देखने को मिलेगी, है ना। प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तीन चीजें, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, इसोफेजियल वेब एंड एटोपिक ग्लोसाइटिस। अब बात आती है कि जब हमने सारे सिम्टम देख लिए, अब हमें क्या करना है? डायग्नोस करना है। क्या करना है? डायग्नोस करना है। और डायग्नोस करने के लिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस कैसे करोगे? तो कैसे डायग्नोस करेंगे? तो आपको पूछा जाए कि कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज, आपको बोल दिया जाए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगाने के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन है, कन्फर्मेटरी फाइंडिंग कौन है? आपको बोल दिया जाए मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन है, या आपको बोल दिया जाए अर्लीस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन है, तो आपने बता देना है सीरम फेरिटिन लेवल। क्या? सीरम फेरिटिन लेवल इज कंफर्मेटरी टेस्ट, अर्लीस्ट टेस्ट, मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सीरम फेरिटिन लेवल। और अगर आपको पूछ कि कम्युनिटी सेटअप के अंदर, कम्युनिटी सेटअप में कम्युनिटी सेटअप में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो अभी आपने क्या बताना है? फेरिटिन लेवल चेक किया जाता है, सीरम फेरिटिन लेवल, जो क्या हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी क्या होता है? ये कम हो जाता है। कौन? सीरम फेरिटिन लेवल डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और नॉर्मल कितना रहता है? तो नॉर्मल 400 110 Ng/ml, 410 Ng/ml नॉर्मल लेवल होता है सीरम फेरिटिन लेवल का। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम हो जाता है। कन्फर्मेटरी फाइंडिंग है, कम्युनिटी सेटअप में काम में लिया जाता है, अर्लीस्ट टेस्ट है, मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अलावा आप क्या कराएंगे? कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, पूरा का पूरा ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाएगा। और जब कंप्लीट एग्जामिनेशन जब आप करेंगे, तो कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन के दौरान आपको क्या देखने मिलेगा वहाँ? तो आरबीसी के काउंट्स कम देखने मिलेंगे। क्या होगा? आरबीसी नॉर्मली कम देखने को मिलेगी, नॉर्मली कम देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगी। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, जो नॉर्मल 80 फेंटोलीटर होती है, और 80 फेंटोलीटर से अगर कम देखने को मिले तो आप बता देंगे कि आयरन डेफिमिया को इंडिकेट कर रहा है। डिक्रीज मीन कॉर्पस हीमोग्लोबिन, और मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन जो है ये भी क्या होगा? नॉर्मली जो है वो 30 होता है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है ये लगभग 15 रह जाता है। तो आप कह सकते हैं 22 पिकोग्राम पर ml से अगर कम आ रहा है तो इंडिकेट करता है। और MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कितने से? तो लेस देन 33% से कम हो जाएगी। इसके अलावा और क्या टेस्ट करेंगे? तो इसके अलावा सीरम आयरन का लेवल, जो चीज़ कम हो रही है डायरेक्ट उसी को चेक कर लिया जाए, और वो चीज़ कौन है? तो हमने कहा आयरन की कमी की वजह से ये एनीमिया हो रहा है, तो आयरन को ही चेक कर लो। और जब आयरन को चेक करोगे तो आयरन कम देखने को मिलेगा, तो आयरन लेवल जो वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसके अलावा टोटल आयरन कैपेसिटी जो वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि आयरन को जो बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है लगभग 3 गुना होती है, और ये बढ़ जाएगी। किससे? आयरन
नॉर्मल से, तो ये ज़्यादा देखने मिलेगी। और ये क्या कराएंगे, पेरिफेरल ब्लड फिल्म करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी, पेरिफेरल, यानी कि जो ब्लड को लिया जाएगा पेरिफेरी से, और उस ब्लड को लेने के बाद उसकी फिल्म बनाई जाएगी। और जब उसकी फिल्म बनाए तो वहाँ क्या देखने मिलेगा हमें, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, यानी कि सेल जो है वो छोटे साइज की होगी, लेस पिगमेंटेड होगी, और कम काउंट्स के अंदर होगी। काउंट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो हम बोल देंगे कि क्या हो गया यहाँ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। इसके साथ साथ हम जो है और क्या देखेंगे यहाँ, तो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, शेप और साइज की भी स्टडी करते हैं। जब क्या देखेंगे, जब हमने देखा कि साइज छोटा है, तो साइज छोटा तो है पर उसमें कोई और वेरिएशन तो नहीं है ना, इसके अलावा उसकी शेप में तो कोई वेरिएशन नहीं है। और जब उसको देखेंगे तो उन कंडीशन को हमने बोला एनिसोसाइटोसिस और पोकिलोसाइट। और एनिसोसाइटोसिस का मतलब होता है कि आरबीसी के साइज में वेरिएशन आना। अगर आरबीसी के साइज में वेरिएशन आ रहा है तो हम बोल देंगे एनिसोसाइटोसिस। और अगर क्या हो रहा है, आरबीसी के शेप में वेरिएशन आ रहा है तो हम बोल देंगे पोइकिलोसाइटोसिस। साइज में वेरिएशन एनिसो, और शेप में वेरिएशन पोइकिलो, है ना। और प्लेटलेट जो है क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इंक्रीज देखने को, है ना। तो अगर शेप में वेरिएशन तो पोइकिलो, साइज में वेरिएशन तो एनिसो, और प्लेटलेट काउंट क्या हो जाते हैं यहाँ, बढ़ जाते हैं। और शेप में कैसा वेरिएशन आएगा, तो पेंसिल शेप की आरबीसी देखने मिलेगी। जो हमारी पेंसिल होती है उसके शेप का हमें बिल्कुल पतली पतली क्या हो जाएंगी, आरबीसी जो है वो देखने को मिलेगी। जब आपने ये सारे काम कर लिए, जब आपने क्या कर लिया है, आपने देख लिया है कि एनीमिया कौन सा है, कैसा एनीमिया है और क्या यह है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा। क्या करना होगा, उस एनीमिया का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में क्या करना है आपने, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले बात आती है कि आपने क्या करना है, जो कोज है, जो कारण है उसको ट्रीट करें। ट्रीट दी अंडरलाइंग कोज, जो हमारा कारण जो बना हुआ है उस कारण को ट्रीट करें। और कारण हमारे क्या थे, तो हमने 4 कारण पढ़े थे। हमने कहा अगर क्या हो रहा है, इनटेक कम है, हमने कहा कि डिमांड जो है वो ज़्यादा, और की हमने कहा कि लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, या हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। तो इन चीज़ों को पहले तो इनमें सुधार, इन चीज़ों में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। अगर हमारी डाइट जो उसमें अगर इंटेक कम है तो इंटेक को बढ़ा दो, इलाज अपने आप हो जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा है और आप ले कम रहे हैं तो इसको ज़्यादा लेना शुरू कर दो। और अगर लॉस जो है ज़्यादा हो रहा है, लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो इस लॉस को कम कर दो, तो इलाज अपने आप हो जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, आयरन रिप्लेसमेंट करना होता है। इसके अलावा और क्या करते हैं, जब आपने कोज को ठीक कर दिया, उसके बाद हम बात जाते हैं किसके तरफ, आयरन रिप्लेसमेंट की तरफ, आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होते हैं, आयरन दिया जाएगा। और आयरन हम कौन सी फॉर्म में देंगे, तो फेरस सल्फेट की फॉर्म में दिया जाता है। कौन सी फॉर्म में, फेरस की फॉर्म में आयरन दिया जाता है, फेरस। और फेरस सल्फेट या फेरस फ्यूमरेट दिया जाएगा, कार्बोनेट और फ्यूमरेट देंगे, है ना। तो ये फॉर्म रहती है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट और फेरस कार्बोनेट। तो ये मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड फॉर्म होती है आयरन की, उनको काम में लिया जाता है। बट इनमें से जो मोस्ट कॉमनली हम काम में लेते हैं वो फेरस सल्फेट ही काम में लिया जाता है ना। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, डाइट को मैनेज करना होता है। इसके अलावा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट बात रहती है डाइट। और डाइट कैसी देनी होती है, आयरन रिच डाइट देना होता है। पेशेंट को कैसी डाइट दें, आयरन रिच डाइट। डाइट मैनेजमेंट करें और क्या करें, आयरन रिच डाइट दी जाए, आयरन रिच डाइट। आयरन रिच डाइट क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। आयरन के सप्लीमेंट देने होते हैं। आपने क्या देने हैं, आयरन के सप्लीमेंट देने। इसके अलावा और क्या करना है, तो इसके अलावा अपने पेशेंट को आयरन रिच फूड तो देना ही है, इसके साथ में एडवाइस कर, इसके साथ क्या करना है, एडवाइस करना है। और एडवाइस क्या करना है कि उसको क्या लेना है, तो उसको जो है
ऑरेंज जूस लेना है, सिट्रस फ्लूइड लेना है, उसको क्या करना है, एडवाइज करें किसके लिए, ऑरेंज जूस के लिए। किसके लिए एडवाइज करें, ऑरेंज जूस और सिट्रस के लिए, सिट्रस फ्लूइड्स के लिए, है ना, सिट्रस फ्लूइड के लिए उसको क्या करें, एडवाइज करें। और अवॉइड करना है उसको किसके लिए, टी कॉफ़ी, टी कॉफ़ी ऐसी चीज़ों के लिए उसको क्या करना है आपने, मिल्क है, इनके लिए आपने उसको क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है। उसको बोलना है कि तुमने इसके साथ में टी कॉफ़ी या मिल्क जो है ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेने। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और आपको पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया, एक क्या हुआ, इमरजेंसी में पेशेंट आया है, इमरजेंसी पेशेंट आया है, और पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है वो कितना है, लेस देन 6 ग्राम पर डीएल है। कितना है उसका HB लेवल जो है वो लेस देन 6 ग्राम पर डीएल है, और लेस देन 6 ग्राम पर डीएल है, तो आपका नर्सिंग रिस्पॉन्स जो है, नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट क्या रहेगा, है ना, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, एक्सपेक्टेड इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगा। तो आपने बताना है कि एक्सपेक्टेड इनिशियल मैनेजमेंट जो होगा क्या होगा, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। क्या करना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि एक्सपेक्टेड इनिशियल मैनेजमेंट रहता है ना। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, इसके अलावा जब भी हम क्या कर रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं, आयरन थेरेपी दी जा रही है, तो हमें क्या करना है, उसको मॉनिटर करते रहना होता है। और आपको पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट जिसको क्या हो रहा है, आयरन थेरेपी चल रहा है, एक पेशेंट जिसको क्या किया जा रहा है, आयरन थेरेपी दी जा रही है, आयरन थेरेपी इफेक्टिव है कि नहीं, उसकी इफेक्टिवनेस को पता लगाने के लिए, इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए नर्स क्या मॉनिटर करेगी, इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मॉनिटरिंग की जाएगी। तो मॉनिटरिंग क्या करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसके रेटिकुलोसाइट, टोटल रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करते रहना है, टोटल रेटिकुलोसाइट चेक करते, मैं बोल सकता हूँ उसकी CBC परफॉर्म करवानी है, और उसमें RBC के नंबर चेक करते रहेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहता है। और ये सारा का सारा जो है हमारा लेक्चर था किसके ऊपर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर, जिसके बारे में हमने सारी की सारी बातें पढ़ी। हमने आयरन कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्या मैनेजमेंट है, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको रोकने का काम करते हैं, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट से मिलता है, ये सारी की सारी बातें की। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।